दोस्तों 13 अगस्त 2025 की शाम के लगभग 3 बजे का समय था और एक व्यक्ति है, विनोद पटेल नाम है उसका, और वह एक किसान है। वह अपने खेत में जा रहा था तो उसे उस खेत में एक अजीब तरह की दुर्गंध आती है और वह उस दुर्गंध को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और यह देखने के लिए वह कोशिश करने लगा कि आखिरकार ये जो दुर्गंध है यह आ रही कहाँ से है। तभी वह उसका पीछा करते करते वह दुर्गंध के अपने खेत के पास ही एक कुएं तक पहुंच जाता है। जब वह उस कुएं में झांक कर देखता है तो उस कुएं में 2 बोरियां थी जो कि पानी में तैर रही थी। बस वहां देखने के बाद वह इतना देखने के बाद फिर ये देखने के बाद वह आसपास के जो खेतों में और किसान काम कर रहे थे उनको वह आवाज लगाता है और उन्हें बुलाता है। फिर वह जो किसान है वह वहां आते हैं और वहां आकर वह बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम इसको हाथ भी मत लगाना। और वह कहते हैं कि तुम डायल 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को यहाँ बुला लो, पुलिस ही इस मामले की सारी जांच करेगी कि आखिरकार यहाँ दुर्गंध किस चीज की आ रही है। और पुलिस आने के बाद ये जो खाद की बोरियां हैं, खाद के कट्टे हैं, यह पुलिस ही चेक करेगी कि इनमें आखिरकार बदबू किस चीज की आ रही है। और फिर वहां पर मौके पर पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद जो बोरी और कट्टे थे उनको बाहर निकाला जाता है और बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि इसमें तो लाश है और यह लाश थी, यह 4 टुकड़ों में मिलती है। इसमें एक तो हिस्सा था गर्दन से लेकर धड़ तक का और दूसरा हिस्सा धड़ से लेकर पैरों तक का और साथ ही महिला के हाथ थे। और इससे अंदाजा लगाया जाता था कि यह जो लाश है यह महिला की है। और इसके साथ ही जो सर और पैर थे वह नहीं मिल रहे थे। और फिर इसी बीच पुलिस ने इस कुएं में जितना पानी था उस सारे पानी को बाहर निकलवा दिया। पुलिस ने अपनी तमाम कोशिशों के बाद यह पानी निकलवाया और निकलवाने के बाद पुलिस ये देख रही थी कि कहीं जो सर और पैर हैं वह इस पानी के अंदर तो नहीं है। लेकिन पुलिस की जो तमाम कोशिशें थी उसके बाद भी जो इस महिला का पैर और सर थे उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था अब तक। और फिर यहाँ पर पुलिस थी वह 18 टीमों का गठन करती है और 18 टीमों में लगभग 50 पुलिस वाले हैं वह आसपास शामिल होते हैं, 50 पुलिस वाले। और साथ ही जो 100 से ज्यादा गांव हैं, गांव घर घर जाकर पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने पर भी यहाँ से कुछ भी पता नहीं चलता है। और फिर बड़ी संख्या में जो मोबाइल नंबर हैं उनको सर्वेलेंस पर लगा दिए जाते हैं और बड़ी संख्या में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वह भी खंगाले जाते हैं। यहाँ पर जो कातिल है वह पकड़ा जरूर जाता है क्योंकि कातिल कोई भी हो वह कुछ न कुछ गलती तो कर ही देता है। और फिर यहाँ पर कातिल है वह पकड़ा जरूर जाता है। जो डीआईजी है वह खुश होकर जो पुलिस है उसकी तारीफ करते हुए यहाँ पर 50,000 रुपए की घोषणा कर देता है। साथ ही जो एसपी होते हैं देहात के होते हैं जो वह उस टीम में अपनी टीम के लिए 20,000 रुपए की घोषणा कर देते हैं। और इसमें एक कातिल होता है जो कि इस महिला की हत्या करने के बाद जो इसकी डेड बॉडी थी, लाश थी, उसके टुकड़े गए थे, उसके ऊपर 25,000 रुपए इनाम के रख दिए थे। जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसको इसका भी एनकाउंटर कर दिया जाता है। और आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार वो महिला कौन थी और उसके पीछे की वजह क्या थी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं पूजा, आज जो आपके सामने मैं सच्ची घटना लेकर आई हूँ यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के एक जिला लगता है, मध्य प्रदेश का जिला है टिम्मकगढ़ और टिम्मकगढ़ जिले का ही थाना लगता है चंदेरा। और चंदेरा थाना क्षेत्र में ही एक गांव लगता है मेलवारा। और मेलवार की रहने वाली ही एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रचना यादव। और यह महिला थी, यह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और इसकी ना शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो इसका पति था वह इसके ऊपर कुछ रोका टोकी कुछ ज्यादा ही किया करता था क्योंकि लोग उसके साथ बात भी किया करते थे और उसे देखकर कोई ना कोई था लोग वह उसको देखकर प्रभावित जरूर हो जाता था क्योंकि लोग थे वह उसको देखकर प्रभावित होते थे और पति को यह बात थी यह अच्छी नहीं लगती थी। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे इनकी शादी को 5 साल का समय बीत जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो इसे पति पत्नी में जो मन मुटाव था उनकी स्थिति धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जाती है। और यह चलते चलते इसके 2 बच्चे हैं वह भी पैदा हो जाते हैं।
लेकिन बच्चा होने के बाद भी जो पति पत्नी में एक विश्वास वह बढ़ जाता है। यहाँ तक कि इनका विश्वास था वह दिन प्रतिदिन टूटता ही जा रहा था। और इनकी शादी थी लगभग वह 5 साल तक अच्छे से चलती है और 5 साल के बाद यह एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लेते हैं। और इसी बीच जो रचना यादव है वह अपने ससुराल को, अपने पति को और अपने बच्चों को छोड़कर सीधा अपने मायके में पहुंच जाती है और वह वहां पर रहना खाना शुरू कर देती है। और अब थोड़ा ही समय बीता था, फिर उत्तर प्रदेश के झांसी थाना लगता है और वहां का टोड़ी फतेहपुर का एक गांव लगता है महबा। वो दरअसल यहाँ का रहने वाला होता है शिवराज यादव नाम का एक लड़का। और इस लड़के से यानी कि रचना यादव की आपस में बातें होने लग जाती हैं और इन दोनों की बातें इतनी हद तक बढ़ जाती हैं कि यह एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और प्यार के बाद यह दोनों फैसला करते हैं क्यों ना हम शादी कर लें। और फिर जो ये लड़की है इसने अपने जो नया पति था दूसरा, उसके साथ यह अपनी सारी जो पुरानी जिंदगी के पर्चे थे वह खोल कर रख देती है। उसने बताया कि जो मेरे पहले वाला पति था उसको ऐसे ऐसे मेरे से परेशानी थी, तो ये युवराज शिवराज है इसको ये बोलता है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर साल 2023 की यह बात बताई जा रही कि जो शिवराज यादव है उसका बड़ा भाई था और रचना यादव की उसके ऊपर गलत नजर थी। रचना यादव ने उसके ऊपर वह अपने जेठ के ऊपर इल्जाम लगाती है और फिर यह बताया जाता है कि वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और नजदीकी पुलिस स्टेशन में वह FIR दर्ज करवाती है और कहती है कि साहब मेरे जेठ ने मेरा रेप किया है और मैंने उसका विरोध किया तो उसने मेरे को जान से मारने की कोशिश की है। और इस पूरे खेल में जो मेरा पति है शिवराज यादव वह भी पूरी तरह से इसमें शामिल है। और फिर पुलिस आई है, यहाँ पर FIR दर्ज कर ली जाती है और फिर FIR दर्ज करने के बाद यह बात है बहुत चर्चित हो जाती है। और चर्चित होने के बाद यह बात है यह गांव के प्रधान संजय तक पहुंच जाती है। और जैसे ही यह बात संजय तक पहुंचती है तो और इस संजय पटेल का भी उस थाने में आना जाना रहा करता था और यह गांव में भी संजय पटेल एक प्रभावशाली व्यक्ति था। फिर संजय पटेल की रचना यादव से आमने सामने जो होती है खुद से पूछताछ होती है तो संजय पटेल है वह रचना यादव से कहता है कि रचना यादव आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है, हमें भी तो जानना है। क्या पता तुम्हारी परेशानी का सोल्यूशन हम गांव में ही निकाल दे। तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हमें जरूर बताइएगा। और फिर रचना यादव ने जो अपनी बात थी दिल की वह इस एक्स प्रधान को बताई थी और वर्तमान में जो गांव में प्रधान था और वह भी इस एक्स प्रधान की बदौलत ही वह प्रधान बना था। और भले ही चाहे वह एक्स प्रधान हो लेकिन जो इस गांव में जो आखिरकार यह प्रधानगिरी चल रही थी यह सब संजय पटेल की वजह से ही चल रही थी। आखिरकार FIR दर्ज होती है और फिर यह मामला यह कोर्ट में पहुंच जाता है और फिर गोरठ के कोर्ट में यह मामला विचाराधीन इन पर पहुंच जाता है। और अब प्रधान जी ने बात को इतनी आगे ज्यादा बढ़ा दी क्योंकि जो महिला थी रचना यादव वह इस प्रधान को इतनी पसंद आ जाती है कि वह भी उसके साथ आना जाना शुरू कर देता है और उसकी पैरवी वह खुद कर रहे थे। और उसने कहा कि प्रधान जी खुद उसे कहते हैं कि पैसे चाहे कितने भी खर्च हो जाए लेकिन हम तुम्हारी बात को खराब नहीं होने देंगे। और यह बात उन दोनों की इतनी पहुंच जाती है कि उन दोनों में पहले दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है। प्यार भी कुछ इस कदर होता है कि पहले तो उसका झांसी में रुकने का इंतजाम किया जाता है कि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और साथ में कोई परेशानी ना हो। गुरुसुराय एक जगह लगती है झांसी में, वहां पर उसका रहने का इंतजाम कर दिया जाता है। और फिर यह बात है उस प्रधान की, तो यह प्रधान था जब उसके मन चाहता था जब उसके पास जाया करता था तब मन जाया करता था, उससे मिलने के लिए जाया करता था। लेकिन यह जो बात थी यह प्रधान की पत्नी को पता चल जाती है और प्रधान के 2 बेटे भी हैं उनको भी पता चल जाती है। लेकिन जो उसकी पत्नी और उसके बेटा थे उनको तो जैसे तैसे कर शांत कर दिया जाता है, समझा दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो उनका इश्क था वह लगातार दिन प्रतिदिन परवान चढ़ता ही जा रहा था। फिर ऐसे ही करते करते 2 साल का समय था वह बीत जाता है और फिर जून 2025 की यह खबर मिलती है
कि जो रचना यादव है, जिसका विवाद चल रहा था, जिसके पति के साथ शिवराज यादव के साथ विचाराधीन हो रहा था, उस शिवराज यादव की दरअसल मौत हो जाती है। और जैसे ही उसकी मौत होती है और उसकी मौत होने के बाद जो ये महिला थी रचना यादव, यह जो संजय पटेल प्रधान था उससे कहने लग जाती है कि प्रधान जी, अब मुझसे अकेला नहीं रहा जाता, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर ये जो प्रधान जी है ये रचना यादव से कहता है कि मैं तुमसे प्यार तो बहुत ज्यादा करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम जैसा चल रहा है इसको वैसे ही चलने दो। और फिर जो उसके पति की मौत हो जाती है उसके बाद वह सोचती है कि मैं अब रखेल बनकर तो नहीं रह सकती, मैं भी शादी करना चाहती हूँ। और उधर जो संजय पटेल प्रधान है उसके भी 2 बेटे होते हैं, जिसमें एक बेटा है उसकी उम्र होती है 21 साल होती है प्रधान ने। आखिरकार ऐसा वक्त आ जाता है, आखिरकार यह वक्त ऐसे ही चलता रहा। फिर 6 अगस्त 2025 की यह बात है। यह जो महिला थी रचना यादव, इसे पीरियड था और पीरियड की वजह से इसे जो ब्लीडिंग थी वह कुछ बहुत ज्यादा ही हो रही थी। फिर यह प्रधान जी से कहती है कि प्रधान जी, आज दिक्कत है वह कुछ ज्यादा ही हो रही है, परेशानी कुछ ज्यादा ही हो रही है। वो पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, तो वह कहती है कि मुझे आज जो ब्लीडिंग है वह बहुत ज्यादा हो रही है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। फिर प्रधान जी कहते हैं कि तुम्हें कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, मैं अभी तुम्हारे पास पहुंचता हूं। फिर प्रधान जी उस महिला के पास आते हैं रचना यादव के, और फिर उस रचना यादव को लेकर प्रधान जी तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ पर हॉस्पिटल में ले जाकर उसको एडमिट करवा दिया जाता है। डॉक्टर कहता है कि इसका ऐसे तो इलाज नहीं होगा, आपको एडमिट करवाना ही होगा। फिर इसको यहाँ पर 2 दिन एडमिट किया जाता है और एडमिट करने के बाद जैसे ही डिस्चार्ज के कागज बनते हैं तो ये जो संजय पटेल है यह वहां पर आ जाता है वो छुट्टी दिलवाने के लिए। तो फिर ये महिला है जो रचना यादव ये कहती है कि मैं घर पर तो किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगी। फिर वह प्रधान जी कहता है कि तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। आखिरकार वह महिला है, वह जो बेड है उसको पकड़कर बैठ जाती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ शादी कर मैं यहाँ से जाऊंगी तो सीधा कोर्ट जाऊंगी और कोर्ट में तुम्हारे साथ शादी कर घर पर ही जाऊंगी। लेकिन यह प्रधान है, यह इस महिला को रचना यादव को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यह महिला नहीं समझती है यह बात। अब ये संजय प्रधान है, यहाँ से वह सीधा अपने घर चला जाता है और इस महिला को 1 दिन और इसी हॉस्पिटल में एडमिट रहने देता है। फिर ये जो संजय पटेल है यह यहाँ पर परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद यह अपना जो भतीजा है उस भतीजे संदीप पटेल यानी कि जो झांसी बिजोली में ही रहता है उसे जाकर ये कहता है कि बेटा मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और अब मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर चाचा और भतीजे दोनों आपस में बातचीत करते हैं और ये संदीप पटेल कहते हैं कि चाचा आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह जो संजय पटेल है यह अपने भतीजे से कहता है कि मैं पिछले 2 साल में इस महिला को 20 लाख रुपए है वह दे चुका हूँ। और जो ये संदीप पटेल है यह साल 2022 में इससे एक लड़की का मर्डर हो गया था और इस मामले में यह जेल भी जा चुका था। और जब ये जेल जाता है तो जेल में इसकी दोस्ती होती है प्रदीप उर्फ दीपक अहिरवार, वो उसका दोस्त होता है। फिर यह तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। यह जो संदीप पटेल है यह भी अपने जो दोस्त है प्रदीप को भी साथ में मिला लेता है। उसे कहता है कि जो मेरे चाचा है वह बहुत ज्यादा परेशान है और फिर ये चाचा भतीजा मिलकर तीनों लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं और ये प्लानिंग के मुताबिक ही अगले दिन 9 अगस्त 2025 को ये हॉस्पिटल में गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं। ये महिला ये कहती है कि मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करवाने के बाद मैं सीधा कोर्ट में जाऊंगी और कोर्ट में जाकर मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं यहीं पर रह जाऊंगी और यहीं पर पढ़कर मर जाऊंगी। फिर रचना यादव ने जैसे ये बात कही तो फिर ये जो संजय पटेल है यह रचना यादव से कहता है कि महाराज आज नहीं, हम कल 10 तारीख को, हम 10 अगस्त को पक्के चलेंगे कोर्ट में और मैं तुम्हारे साथ शादी जरूर करूंगा। यह ऐसा झांसा देकर फिर ये रचना यादव है यह भी मान जाती है इनके साथ जाने के लिए। फिर ये चाचा और भतीजा रचना यादव को लेकर अपने साथ चले जाते हैं हॉस्पिटल से। फिर ये गाड़ी थी जो ये भतीजा चला रहा था और पीछे जो ये संजय पटेल था यह बैठा हुआ था बगल में ही रचना यादव के, और ये ऐसे प्यार का इजहार कर रहा था कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुम हॉस्पिटल में 2-3 दिन रही हो तो वहां से भी तुम परेशान हो गई हो और वैसे भी तुम्हारा मूड खराब हो गया है और हम ऐसा करते हैं कि कहीं हम सैर सपाटा करने के लिए चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं। फिर यहाँ घूमने घुमाने की बात आती है तो इस हॉस्पिटल से लगभग
70 किलोमीटर दूर लहचूरा एक बांध लगता है और उस बांध की तरफ से यह चलने लग जाते हैं। और जैसे ही ये उस बांध की तरफ जा रहे थे तो बीच में एक कस्बा आता है, वहां पर एक शराब की दुकान आती है। और जैसे ही ये शराब की दुकान आती है तो ये प्रधान जी बोलता है कि यार आज मैं बहुत बड़ी तकलीफ में हूँ, परेशानी में हूँ, मेरा आज शराब पीने का मन हो रहा है, मैं शराब पी लेता हूँ। तो बीच में जो है संदीप है, इसका दोस्त प्रदीप है, यह भी रास्ते में मिल जाता है। आखिरकार यहाँ पर बैठकर शराब पी जाती है। तसल्ली से शराब पीने के बाद जैसे वह वक्त हो जाया करता था और फिर ये ऐसे करते करते यहाँ पर समय को गुजार रहे थे। यह सुबह आए थे और सुबह से ये शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है। फिर ये जो रचना यादव है ये कहती है कि अब बहुत रात हो गई है और तुम लोगों ने बहुत शराब पी ली है, अब तुम ऐसा करो कि घर चलो। और फिर ये बात करते करते उस लश्करा बांध के बिल्कुल ठीक किनारे पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद जो ये प्रदीप है इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ये सीधा सीधा साफ साफ कह देता है कि देख रचना यादव, जो प्रधान जी है वह तुमसे शादी तो कभी भी नहीं करेंगे और तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। फिर प्रदीप यादव ने जैसे ये बात कही तो इस बात को लेकर जो रचना यादव है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रचना कहती है कि तुम ये कहने वाले और हमारे बीच में बोलने वाले होते कौन हो। और फिर जो प्रदीप है वह प्रधान जी से कहता है कि क्यों ना प्रधान जी, यह बात सही है कि नहीं है। वही प्रधान जी की सपोर्ट में उसका भतीजा है और फिर प्रधान जी कहता है कि हाँ यह सही बात है, मैं रचना यादव से शादी नहीं करूंगा। फिर रचना यादव कहती है कि ठीक है, अगर नहीं करोगे तो चलो ठीक है, अब घर पर तो चलते हैं। लेकिन रचना यादव ने यह नहीं सोचा था कि आगे जो होगा उसका रचना यादव ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर यहाँ पर कहा सुनी शुरू हो जाती है और यहाँ कहा सुनी होती है तो इस प्रधान जी को गुस्सा आता है और गुस्से में इस प्रधान जी ने इस रचना यादव का गला दबा लिया। और रचना यादव है वह बहुत झटपटाई थी, लेकिन प्रधान जी ने इसका गला तब तक दबाया जब तक कि इसकी मौत ना हो गई और इसके प्राण न निकल गए। और फिर जो प्रधान के साथ दो लड़के और थे, जो एक तो संजय पटेल जो था संदीप पटेल और दूसरा था प्रदीप, यह दोनों उस महिला के हाथ पैर पकड़ लेते हैं। उसे झटपटाने का मौका भी नहीं मिलता है और फिर यह प्लान बनाते हैं कि अब रात तो बहुत ज्यादा हो गई है, क्यों ना हम इस महिला के साथ कुछ भारी सामान है वह बांध देते हैं और इसे जो लश्चूरा बांध है इसी में फेंक देंगे। और फिर यहाँ पर इंतजाम करते हैं ये पत्थरों का, ईंटों का, और इस महिला को बांधने के बाद इंतजाम करते हैं। जैसे ही यह इस बांध में इस महिला को फेंकने वाले थे, फिर यहाँ पर डायल 112 नंबर की गाड़ी है वह यहाँ आ जाती है और उनको लगता था कि पुलिस अब हमारे पास आ जाएगी, तो ये लोग घबरा जाते हैं और फिर पुलिस के आने से पहले यह लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद ये लखेरी बांध में पहुंच जाते हैं और लखेरी बांध जो होता है यह वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ इन लखेरी बांध के ऊपर भी कोई राहगीरी प्रकट हो जाता है। यह कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है और अब तुम यहाँ कैसे खड़े हो, तुम्हें कोई खैरियत तो नहीं है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। गार्ड है वह यहाँ पर पहुंच जाता है। जब गार्ड ने इनसे ये बात पूछी तो इन्हें लगा कि अब ये बातें हैं हमारी, ये खुल सकती है, अब ये हम यहाँ से भी जाना चाहिए। और फिर यहाँ से चलते हैं। यहाँ से जाने के बाद ये खजूरी नदी के ऊपर पहुंचते हैं और खजूरी नदी के ऊपर पहले से ही गार्ड मौजूद था और इस आखिरकार यह परेशान हो जाते हैं। फिर जो डेड बॉडी थी वह गाड़ी के अंदर पड़ी थी और फिर ये प्रधान कहता है कि क्यों ना हमारा जो गांव है महुआ, उस गांव के 5 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, किशोरपुरा थाना लगता है, टोड़ी फतेहपुर, उस गांव में, और वहां पर एक कुआं है, उस कुएं के आसपास न तो कोई सीसीटीवी है और न ही कोई रिहायशी है, हम क्यों ना सीधा वहां चलते हैं। और फिर यहाँ पर रात थी वह बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर ये 9 अगस्त को वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद आखिरकार ये तीनों लोगों ने जो रचना यादव की जो डेड बॉडी थी, लाश थी, उसके अलग अलग टुकड़े किए जाते हैं, उसके 7 टुकड़े किए जाते हैं। उसके जो गर्दन है उसको काटा जाता है, दोनों हाथों को काटा जाता है और दोनों जो पैर है घुटने के तले को उनको काटा जाता है। और जो उनके पास कट्टे थे, जो खाद के कट्टे थे, उनमें खाद की बोरियों में यह भर देते हैं जो शरीर था उसका, और जो भरने के बाद उसमें बहुत ज्यादा ईंटें और पत्थर भी भर देते हैं। और भरने के बाद यह यहाँ से इस कुएं में डालकर इसको निकल जाते हैं। फिर आगे 7 किलोमीटर दूर एक लखेरी नदी का पुल लगता है, उस पुल में जो इसके शरीर का बाकी का हिस्सा था वह फेंक देते हैं और इनको लगता था कि हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। फिर जो ये रचना यादव थी यह अपने भाई से फोन पर बात किया करती थी, लेकिन जब इसके भाई ने 9 अगस्त को रचना यादव को फोन किया तो रचना यादव का जो फोन था वह बंद आ रहा था। तो भाई था वह परेशान हो जाता है और वह नंबर बंद आ रहा था तो वह 10 को फोन करता है।
11 को फोन करता है और ऐसे ही करते धीरे धीरे वक्त था वह आगे बढ़ता जा रहा था। और उधर जो पुलिस थी लाश मिली थी, उस लाश को लेकर पुलिस थी वह भी लगातार कोशिश में लगी हुई थी, उसे ढूंढ रही थी कि कहीं इस लाश का कोई सुराग मिल जाए और इस लाश की कोई शिनाख्त कर ले। आखिरकार जो ये रचना यादव था, इसका भाई था, वह थाने पहुंच जाता है। यह टोड़ी फतेहपुर उसी इलाके में इस महिला का ससुराल था और यह वहां पर थाने में पहुंच जाता है महोबा। फिर वहां पर जो वह कहता है कि साहब मेरी ऐसे ऐसे बहन थी, वह कहीं मिल नहीं रही है और नहीं उससे फोन पर बात हो रही है, आप एक बार पता लगा लीजिए। तो फिर उसका फोन नंबर दिया जाता है, उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है, लोकेशन निकलवाई जाती है। जब उसके फोन की सीडीआर निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि गांव का ही प्रधान संजय पटेल था, वह इस महिला से बहुत ज्यादा बातचीत किया करता था। आखिरकार वह भी इसी गांव का था जिस गांव में रचना यादव का ससुराल था, उसी गांव का था ये संजय पटेल। और फिर जो गांव के लोग थे वह पहचानने की कोशिश तो कर रहे थे, उन सबको पता था कि जो डेड बॉडी है ये रचना यादव की है, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति की जाकर थाने में कहने की हिम्मत नहीं थी प्रधान जी के खिलाफ। लेकिन जो रचना यादव थी उसके भाई ने इस महिला की अपने बहन की जो सीडीआर दी थी पुलिस को, उस सीडीआर के माध्यम से पुलिस है वह प्रधान जी को अपने कब्जे में लेती है। और फिर जैसे ही 20 अगस्त 2025 को जो पुलिस है वह प्रधान को गिरफ्तार करती है तो प्रधान कहता कि रचना यादव तो जिंदा है, मैं अभी उसे 1 घंटे में लेकर आता हूँ। जैसे प्रधान जी ने ये झूठी अफवाह फैलाई थी और वह 1 घंटे का नाम लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की ये ज्यादा दूरी है, भाग नहीं पाया था और पुलिस ने इसे पकड़ दिया था। और फिर जो इसका भतीजा था संदीप पटेल, उसे भी पकड़ा जाता है और साथ ही जो उसका दोस्त था प्रदीप, उसको भी आखिरकार पुलिस पकड़ ही लेती है। और पकड़े जाने पर जैसे दुकान तक गांव के पास उसके पुलिस में आपस में दोनों में झड़प हो जाती है। वह पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था और फायरिंग करते करते आपस में दोनों में फायरिंग हो जाती है और फिर उसे ने कुल्हाड़ी से 7 टुकड़े किए थे इस रचना यादव के प्रदीप ने ही। और महज 15,000 रुपए के लिए ही इस प्रदीप ने इस महिला के साथ 7 टुकड़े किए थे। और फिर जब इस प्रदीप को पुलिस की गोली लगती है तो पुलिस के सामने यह रोने लग जाता है और कहता है कि साहब मैं ऐसी गलती फिर से कभी भी नहीं करूंगा। और फिर यह घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद जो डीआईजी है वह खुश होकर इस पुलिस टीम को 50,000 रुपए की जो इनाम है वह घोषित करता है और साथ ही जो एसपी है वह 20,000 रुपए का इनाम देते हैं, इनाम की घोषणा करते हैं। पुलिस की थी वह खूब वाहवाही हो रही थी क्योंकि ये वाकई में एक अंधा कत्ल था, इसका कातिल ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। उन्हें बहुत ही अच्छी चाल चली थी। उनका प्लान अच्छा था कि आधा हिस्सा अलग फेंकेंगे, आधा हिस्सा अलग फेंकेंगे, दोनों की जो डेड बॉडी है वह एक जगह मिली नहीं और पहचान होगी ही नहीं और हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।